नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम यहाँ पर सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का पार्ट कवर कर सकते हैं, तो हम वो पूरा का पूरा स्टैटिक का पार्ट कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। ये सेंट ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है एंड दोपहर 2:05 पर मैं इन लेक्चर्स को अपलोड कर देता हूँ। अभी तक हमने डे 1 से लेके डे 30 तक 2014, 2015 एंड 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हर दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाता है एंड डे नंबर 30 से हमने 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दिया था और आज है डे नंबर 34, जहां हम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बस पेन चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो आप 1.25 या 1.5 की स्पीड पर करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया हो तो 2017 का हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रोज की तरह मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को, स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए समझाना और इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, आई होप आपने अब तक दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जीका वायरस से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर पहली स्टेटमेंट पे दिया गया है, इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। क्या ये सच है? इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए थे, जैसे कि जीका वायरस जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ। आपको पता है एक मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो, या फिर जैसे हम बोलेंगे, अभी मैं बताता हूँ, मॉस्किटो, या फिर जैसे हम बोलेंगे एडीज इजिप्टी। ठीक है, ये जो मॉस्किटो है इसके थ्रू बहुत सारे वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं, जैसे डेंगू, जिसे इंग्लिश में डेंगी भी बोलते हैं, डेंगू, बट हम इंडियन लैंग्वेज में आपको पता है क्या बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, वैसे डेंगी बोलते हैं। फिर एक है जीका वायरस। ठीक है, याद रखना, जीका वायरस जो है इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। उसके बाद चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस। उसके बाद एक और आपने सुना होगा, येलो फीवर। तो जो ये एडीज मॉस्किटो है, ये डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर जो है वायरस, इनको क्या करता है, इनको ट्रांसमिट करता है। तो इधर जीका वायरस भी लिखा है, इधर डेंगू भी लिखा है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर लिखा गया है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। यस, ये भी करेक्ट है।
आपको पता है कम्युनिकेबल है, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होगा तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है इसका जीका वायरस का, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी एक चीज और याद रखना कि जीका वायरस का हमें पहला केस कब देखने को मिला था, तो हमें इसका, क्योंकि नाम इससे पड़ा है ना, इस वजह से ये बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट केस हमें देखने को मिला था जीका फॉरेस्ट में, जीका फॉरेस्ट में। और ये जीका फॉरेस्ट कहां पर है, ये जीका फॉरेस्ट है युगांडा में। ठीक है। दूसरी चीज कब देखने को मिला था, जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, AG मार्क, ठीक है, एंड FAO। FAO के बारे में मैंने लास्ट 5 क्लासेस में से एक क्लास में FAO के बारे में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसको छोड़ के बाकी दोनों हम जो हमारी कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगली बार कभी FAO आता है तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमने कोई चीज लास्ट 5 क्लासेस में डिस्कस की है तो उसे फिर से डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फ्रेश ही है वो, है ना, एक हफ्ते के अंदर ही हमने डिस्कस करी है। बट हाँ, अगर किसी को 5 क्लासेस से ज्यादा हो जाते हैं और वो फिर से चीज आती है तो हम उसे फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, आई होप आपने अब ये पढ़ लिया होगा। देखिए, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब। देखो, उस टाइम पर शायद इन स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं अपडेट किया होगा, रिवाइज किया होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये करेक्ट है। ठीक है, इनके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि AG मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन इशूड बाय। अब फिर से मैं आपसे एक और चीज बोलूंगा, दिस इज द 11th टाइम, और अभी हमने 3 ही साल के पेपर करे हैं, प्लस ये जो पेपर है 2017 का, अभी 32nd क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, और ये चीज 100% वर्क कर रही है। हमने देखा है जब भी कभी कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये चीज इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी है, इस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी है, तो यूजुअली गलत होती है। और देखो, कल भी दो स्टेटमेंट दी गई थी और दोनों स्टेटमेंट साथ ही साथ वाली भी गलत थी, और आज भी वो गलत है। देखो, AG मार्क जो है बिल्कुल भी FAO नहीं करता है इशू। ठीक है, ये एक क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है। किसके लिए होता है यूजुअली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके लिए होता है। क्वालिटी मार्क है, कौन इशू करता है इसे, लिख देता हूं मैं, डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये कौन है, ये एक एजेंसी है, किसकी, एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या करती है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, ओनली वन इज करेक्ट, बट इसके बारे में थोड़ा और डीप में देख लेते हैं BIS के बारे में। देखो, BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, कौन से एक्ट से किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 से। क्या इससे पहले भी कुछ ऐसा
मतलब कि कोई स्टैंडर्ड्स थे बिल्कुल। इससे पहले भी एक एक्ट था 1986 का, ठीक है। उस एक्ट को इसने क्या किया, उस एक्ट को इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। उस एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद इससे पहले कौन सा था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, उसको भी इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। क्या करते हैं, क्या काम है इनका, इनका काम है स्टैंडर्डाइज करना, कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बना देना कि इससे कम के प्रोडक्ट्स आपने नहीं बनाने। इससे कम के प्रोडक्ट्स होंगे तो उसे बीआईएस मार्क नहीं मिलेगा। फिर उसको मार्क करते हैं, उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इनका काम है। फंक्शंस वही अभी बताया, स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी उसमें हैजार्डियस प्रोडक्ट है, मान लो आप कि आप कोई चीज यूज कर रहे हैं बट डेली लाइफ में यूज करने की वजह से वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, ठीक है, कोई डिजीजेस फैला सकता है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे, जैसे कि आईएसओ हो गया, आईईसी हो गया, जब हमने किसी स्टैंडर्ड को सेट किया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ये चीजें नहीं है और इससे ऊपर की चीजें हैं, ये चीजें हार्म नहीं करती हैं, इस तरीके से अगर आपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, आपको मार्किंग मिल रखी है, तो आप उसे इंटरनेशनली जब बेचेंगे तो लोगों के दिमाग में भी आएगा, अरे ये तो आईएसओ सर्टिफाइड है, समझे इस चीज को, तो क्या है, हाँ इसको खरीदा जा सकता है। इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, ओके। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर बीआईएस आता है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड। अब ये क्यों पूछा गया, ठीक है, इसको आप ई नाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब 2017 का पेपर है, कब पूछा गया, 2006 पूछा गया बोल रहा हूँ, कब इसे लॉन्च किया गया, कब इसे स्टैब्लिश किया गया, 2016 में, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला है, आपको अपने एग्जाम के लिए, जो आपका 2026 का एग्जाम है, आपको बस ये याद रखना है कौन सी स्कीम न्यू इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है। क्या कोई नया ऐसा एजेंडा आया है, ठीक है, 25 एंड 26 में, ठीक है। प्लस क्या कोई ऐसा प्रोग्राम आया है। मैंने आपको इतने सारे पेपर दिखा दिए, बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि 10-15 साल पुरानी कोई स्कीम या एजेंसी पूछी जा रही है। हाँ, किसी को 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो हाँ उसे आप एक बार पढ़ लो। पर हमने मैक्सिमम 90% ये देखा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2006 मतलब कि 2000 वो आएंगे जो 2025 और 26 के, मतलब जिस साल पेपर हो रहा है और उससे एक साल पहले का, उसके बाद का, या उससे बहुत साल पहले का कुछ एज सच पूछा नहीं जा रहा है। अगर कोई स्कीम एंड हो रही है उस साल तो वो पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रेलेवेंस देखने को मिल रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, ठीक है। मैं आपको जो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उसे आप कर सकते हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट है। आप उससे ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको वही टाइम आपको किस में देना चाहिए, अपने कोर सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वही है जो आपकी नैया पार लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलिए, अब तक आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। देखो मैं बताता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ई नैम है क्या। मान लो ये एक एपीएमसी है, एपीएमसी है, एपीएमसी है, एपीएमसी है, एपीएमसी है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। आप कहोगे एपीएमसी क्या है, मंडीज है जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को आके बेचते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में। अब क्या हो रहा था कि जो यहाँ के लोग हैं वो इधर जा रहे हैं, यहाँ के लोग इधर जा रहे हैं, तो मार्केट बहुत कम है, ठीक है।
यहाँ पे जो फार्मर्स को प्राइस देने चाहिए उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर ई नैम मार्केट कह रहा हूं, ई नैम नाम का एक पोर्टल बनाया गया। ठीक है, एक मार्केट बनाई गई, ये स्कीम लाई गई। इसमें क्या हुआ, इसमें सारी एपीएमसी को जोड़ दिया गया। ठीक है, सबको जोड़ दिया गया। क्या हो रहा है अब इससे, फार्मर अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली बिजनेसमैन को बांट सकते हैं, ट्रेडर्स को बांट सकते हैं। कैसे, यहां पर ये पोर्टल बनाया, ई नाम की बात करो, यहां पे ये पोर्टल बनाया जहां पर अपने प्रोड्यूस को सब, जैसे आप ऑनलाइन अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं वैसे यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचा जा सकता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब बीच में जो आपको कौन दिखते थे, बीच में आपको दिखते थे ना जो, जैसे हम राइट वर्ड क्या होगा, मतलब जो बीच में आके सामान को ब्रोकर्स आकर प्राइसेस को तोड़ते थे, अब समझो उनके लिए कितना ईजी है, वो यहाँ पे बोलेंगे जी आपकी सब्जी तो 50 रुपए किलो की बेची जा रही है, वहां पे यहाँ पे आके बोल देंगे जी वो तो 60 रुपए से कम मान ही नहीं। ठीक है, यहाँ से 50 में ले जाएगा, वहां से 60 में, और इसने किया क्या है, इसने बस किया है कि इसने बीच में जाके बात करी है। तो उस बात को ही खत्म करने के लिए ये लाए हैं, ताकि ये 10 रुपए भी फार्मर के मारे ना जाए। समझे इस चीज को। तो और सारी इसमें जितनी भी पेमेंट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाती है। ठीक है, और यही रीजन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं की जा सकती अगर फार्मर के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो। समझे इस चीज को। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, अभी समझाया। इट प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट, यही बताया। ठीक है, विद प्राइसेस commensurate with the quality of their produce, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट फिर भी और भी डीप में चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या क्या कर रहा था, कि ई नाम के क्या क्या फीचर्स थे, कि यूनिफाइड मार्केट देखने को मिलेगी, है ना, पूरे देश से एक जगह आकर लोग अपने सामान को बेच सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाती है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है फार्मर्स के बैंक अकाउंट में। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सेस मतलब कि एक सिंगल विंडो है जहां पर क्या है, सारे के सारे एग्रीकल्चर ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती हैं, क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या है कि एक बहुत आसान और अच्छा तरीका किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है। इस एजेंडा के साथ इस ई नाम को बनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, जो कि ये भी समझ लो आप 2016 में देखने को मिली। ठीक है, ये एक्चुअल में इंडिया का 2016 का विजन डॉक्यूमेंट था, जो कि एक सिस्टम क्रिएट कर रहा था आईपी के लिए, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। मतलब आप समझ लो आपने कोई भी चीज खुद बनाई है, आपका कोई आर्ट है, गाना है, लिटरेचर है, आपकी कोई कंपनी है, उसको क्या किया जा रहा है, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के थ्रू उसको सिर्फ आपका बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कल को आके कोई चोरी कर लेगा और उससे पैसा कमा रहा है, ये ना कर सके, इसीलिए ऐसी पॉलिसीज लाई गई 2016 में। ऑब्वियसली 2017 के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, अब इसमें क्या था कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में बोला गया, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बोला गया। अगर हमें नहीं पता ये दोनों क्या है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने आगे इन दोनों चीजों को ऐड किया है कि ये क्या है क्या नहीं है, ताकि फर्दर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 2026 में या 27 में, तो आपके लिए इजी हो समझना। ठीक है, तो फिर से आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए, एंड उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आईपी क्या है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है।
है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, बल्कि देखो इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी, आपके दिमाग की प्रॉपर्टी, समझे इस चीज को। तो वही है लीगल राइट्स, लीगल राइट्स ग्रांटेड टू, ग्रांटेड टू क्रिएटर्स ओवर देयर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट से अच्छा ऐसे लिख देता हूं, क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है। अब आप कहोगे इसमें क्या क्या आएगा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। माइंड, माइंड अच्छे से लिख देते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आपको भाई पढ़ के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। माइंड, ओके। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे आपने कोई इन्वेंशन करी और कल को कोई और आके कहते नहीं जी ये तो मेरी इन्वेंशन है, ये तो इसकी इन्वेंशन है ही नहीं, कितना गलत हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत करी इतने साल, इन्वेंशंस। ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, है ना। कोई आपका आर्टिस्टिक वर्क हो लिटरेरी, या फिर आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक वर्क हो, है ना। उसके बाद समझ लो आपने कोई सिंबल बनाया है, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, वो काफी उसका मतलब कि समझ लो कि चर्चाएं हो रही हैं, और अब कोई और उस सिंबल को कॉपी करके अपना नाम ना बना ले। ठीक है। तो इसलिए आपके सिंबल्स को भी जो आपने अपने माइंड की क्रिएशन से बनाया है, उसे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके भी होने चाहिए। नेम, आपका, आप बहुत फेमस हैं और आपके नाम से कोई कुछ भी बेच रहा है देश में, ठीक है, और आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो उस लिए भी, ठीक है। और आपकी शक्ल भी, नेम एंड इमेजेस, ठीक है, यूज्ड इन, मैंने क्या बोला, पैसा कमा रहे, यूज्ड इन कॉमर्स। समझे इस चीज को। ठीक है। तो ये है आईपी। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी थी क्या पूरे नेशन की। ठीक है। इट reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement। बिल्कुल, दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। करेक्ट है क्या नहीं है, अभी आगे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मान लो अभी के लिए स्टेटमेंट ठीक है, क्यों ठीक है अभी आगे बता दूंगा। और बोला गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। हाँ जी, ये भी करेक्ट है। ठीक है। तो अब आप इस बात को समझो, मैंने ना आपको फर्स्ट पेपर के दिन बताया था कि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मिनिस्ट्री या कोई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो देते हैं, तो वो यूजुअली गलत ही होती है। और अभी तक हम 2017 के 30th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और वो गलत ही हुई है। लेकिन मैंने उसके साथ आपको फर्स्ट डे पे ही ये बोला था, जब भी मैंने ये नोटिस किया है, जब भी उन्होंने डिपार्टमेंट दिया है, तो वो हमेशा सही दिया है। ठीक है। अब ये बात कितनी सही होती है, ये हम 2025 तक देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ डिपार्टमेंट दिया है, कोई मिनिस्ट्री नहीं दी, कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली बोला है ये इसकी नोडल एजेंसी है। और फिर भी नहीं समझ में आए, फिर भी सोचने की कोशिश करो कि भाई कॉमर्स से रिलेटेड है ना, तो कौन आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ही तो आएगा। ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है, बाकी ये बात कितनी सही है कितनी गलत है अभी 2025 तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आओ जरा इधर ये समझ लेते हैं दोहा डेवलपमेंट था क्या। ठीक है। ये दोहा डेवलपमेंट ट्रेड नेगोशिएशन थी, जो 2001 में हमें देखने को मिली थी। किसकी ट्रेड नेगोशिएशन थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डीप में बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, और 3 बार पढ़ लिया है। बोला गया है कि विद द गोल ऑफ लोअरिंग द ई ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स को कम कर सके, एंड रिवाइजिंग ट्रेड रूल्स टू इंप्रूव ट्रेड प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल, समझ गए आप दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, ये बोला गया है इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। और इन्हें नेगोशिएट कब किया गया था, उरुग्वे राउंड में,
अब आपको समझ आ गया होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर पा रहे हो। उरुग्वे राउंड के थ्रू ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिली थी, है ना। जब GATT मींस जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये उरुग्वे राउंड एंड हुआ था और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। कौन से एग्रीमेंट से बनी थी, उरुग्वे राउंड के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था, माराकेश एग्रीमेंट, उसके थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। समझ गए इस चीज को। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, वही ऑब्जेक्टिव है जो अभी हमने देखे, स्टैंडर्डाइज करेंगे आईपीआर को। ठीक है, प्रमोट करेंगे इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, ट्रांसफर को। स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें एक बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है, वही दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वाला। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपको मतलब कि इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया है कि एडिकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मींस दोज थिंग्स दैट आर क्रिएशन ऑफ माइंड। Ensure that IPR enforcement does not hinder international trade. ठीक है, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटीज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशली इन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। आपने वहां नहीं देखा कि कोई दवाई वाला है तो उसने बोला ये आईपीआर है मेरा, ठीक है, इस पे मैंने पेटेंट ले लिया और अब कोई और नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ उसको फायदा होगा, ठीक है, उसको रॉयल्टी दी जाएगी, सब कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बना सकता है। ठीक है, तो ये किन चीजों में नहीं है, उस पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, आईपीआर नहीं दिया जाएगा जो कि हेल्थ और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप इसके बारे में प्लीज आईपीआर के बारे में अच्छे से पढ़ना। मैंने जितना बताया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा जब आप सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे तो आप क्या करें, आप और डीप में चीजों को पढ़ें। ठीक है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ भी चीज अगर इसमें अपडेट होती है तो आपको पता है मैं कहाँ पे करवाता हूँ, करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड। इसमें बोला गया है कौन कौन से इसमें से फॉलोइंग एनिमल्स है जिन्हें हंट नहीं किया जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूं, सोच लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो यार, एक चीज हमेशा समझना, वाइल्ड में जो मिले उन्हें तो बिल्कुल हंट नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों तो करेक्ट है। प्लस घड़ियाल यार, आप सोचो कि क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप घड़ियाल्स को जाके हंट करें, क्या गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी, ऑब्वियसली नहीं बोलेगी। तो तीनों ही करेक्ट है, बट ना इसका बेसिक्स जो है इसके वो कहीं और से आ रहे हैं। ठीक है, वो बेसिक्स कहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं। देखो, वो बोला गया है जो स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2 में रखे गए हैं जितने भी एनिमल्स, ठीक है, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ये कौन से स्केड्यूल है, कहाँ पे मिलते हैं हमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको हंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पेनल्टीज देनी पड़ेगी। ठीक है, स्केड्यूल 1 में कौन से रखे गए हैं, वो सारी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है। ठीक है, अब 3 एंड 4 पे आ जाओ। स्केड्यूल 3 एंड 4 में प्रोटेक्ट किया जाता है उन स्पीशीज को, बट उनके ऊपर आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी अगर उन आप उन्हें हंट करते हैं। बट वो जो भी पेनल्टी होगी वो स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2 में जो एनिमल्स रखे हैं उनको हंट करने पे जो पेनल्टी मिल रही थी उससे थोड़ी सी कम होगी। बस इतना बताया गया है। इसमें जो
इस शेड्यूल में जितनी भी स्पीशीज ऐड करी गई हैं, जितने भी एनिमल्स ऐड करे गए हैं, वो एंडेंजर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में वो हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चन ये आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हंटेड। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, कि कौन से शेड्यूल में ये लिखा है कि एनिमल्स को हंट किया जा सकता है, वो कौन से शेड्यूल में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो आपको याद रखना है, शेड्यूल 5 में कौन से हैं वो एनिमल जिन्हें हंट किया जा सकता है। ओके, इसे याद रखना। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको कल्टीवेशन और प्लांटिंग से प्रोहिबिट करा गया है। प्लीज इसे याद रखना, क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है कि आप इसकी कल्टीवेशन या प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये लोकल या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज के लिए हार्मफुल है। समझे? तो 5 एंड 6 प्लीज याद रखना, क्वेश्चन अगर यहां से बनाया है तो अब क्वेश्चन देखो थर्ड एंड फोर्थ में तो नहीं बनता, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बट हाँ ये याद रखना, इसमें वो स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उनकी हंटिंग को अलाउ नहीं किया गया है। शेड्यूल 5 में हंटिंग अलाउ की गई है और शेड्यूल 6 में प्लांट से रिलेटेड चीजें दी गई हैं कि इनकी प्लांटिंग या फिर कल्टीवेशन नहीं करनी है। ओके, कहाँ पे है सारे शेड्यूल? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। प्लीज इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है। आज हम इससे रिलेटेड काफी चीजें पढ़ लेंगे, है ना, स्टैटिक का एक अच्छा पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्या ये समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी आज। ओके, ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अब फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अब तक आपने पढ़ लिया होगा, है ना। अब देखो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। मैंने आपको क्या बताया था? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? जब हमने लास्ट टाइम इसे देखा था तब मैंने आपको बताया था ये मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, पर ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये नॉन एनफोर्सेबल है, इन्हें आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते। ये ड्यूटीज है जो एक सिटीजन को निभानी है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर उसके बाद बोला गया है दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। अरे लीगल ड्यूटीज तो वो हैं जिन्हें लीगली एनफोर्सेबल करवाया जा सके, लीगली एनफोर्स किया जा सके। पर फंडामेंटल ड्यूटीज तो मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस है, तो ये तो लीगल ड्यूटीज से कोई रिलेशन रखती नहीं है, इट इज नॉट को रिलेटिव। तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब जरा आओ और हम क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से पढ़ते हैं एंड समझते हैं। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 51A में। कौन कौन सी है अभी मैंने आगे वो भी ऐड किया हुआ है, वहां जाके पढ़ लेंगे। कहां पे देखने को मिलती है? पार्ट 4A में, ठीक है। क्या 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एक साथ ऐड करी गई थी? बिल्कुल भी नहीं, पहले 10 करी गई थी, फिर एक करी गई थी। कब कौन सी करी गई थी वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को मतलब कि ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यूएसएसआर जिसे सोवियत यूनियन कहते थे उससे इंस्पायर होके किया है, ठीक है। ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, आपको पता है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। इससे ऐड करी गई थी। कमेटी कौन सी थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है? स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी।
मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मार्क कर दिया। पहले मैं अंडरलाइन करता था, मैंने अब सोचा इन्हें बोल्ड ही कर देते हैं, है ना। बोला गया है पहले 10 थी, ठीक है। फिर जो 11th है वो कब ऐड करी गई थी? 86th अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। क्या कर दिया गया? फिर एक और ऐड कर दी गई 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 में। क्या है क्या नहीं है, कौन सी ऐड करी गई थी कौन सी नहीं, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। नेचर क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नो लीगल एक्शन कैन बी डायरेक्टली टेकन फॉर देयर वायोलेशन। अभी उधर क्या बोला? लीगली एनफोर्सेबल है, नहीं है भाई साहब। इसके अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सिर्फ सिटीजन पर लागू होती है, फॉरेनर्स पर लागू नहीं होती है, ठीक है। ये ड्यूटीज सिर्फ इंडियंस पर लागू होती है क्योंकि ये हमारी मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन है हमारे देश के लिए, ठीक है। कि हम एक देश में रह रहे हैं, हमें गवर्नमेंट इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ देश को दें, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है द दे प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन। ये तो मेंस के लिए आप लिख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है वो सारी मैंने यहाँ पे ऐड करी है 51A में जितनी ड्यूटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखना, जो लास्ट ऐड करी गई थी वो कौन सी थी 2002 में, कि कोई भी पेरेंट है या कोई भी गार्जियन है उसको अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एजुकेशन से रिलेटेड, जब तक उसकी एज 6 साल से 14 साल के बीच में है। आपको उन्हें उन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा, समझे इस चीज को। बाकी सारी की सारी एक बार पढ़ देता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम ही लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर से भी आते हैं कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। बोला गया है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन। नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इन सबको आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ये लाइन कहां पर लिखी गई है कि सोवर्जिनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को हमें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है, कहां पे लिखी गई है? फंडामेंटल ड्यूटी में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। टू डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जैसे आपने देखा था ना अभी, जब यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि काफ़ी एक्सकलेट हो गई थी चीज़ें इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली, तो बहुत सारे चंडीगढ़ में और मतलब कि काफ़ी जगह दूसरी दूसरी देश की काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जवान हमारे जो यूथ है वो इकट्ठे हो गए थे, कह रहे थे कि आ जाओ जी, हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे, है ना। तो ऐसी ही भावना आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप नेशनल सर्विस प्रोवाइड कर सके जब आपको बोला जाए, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नॉट ओनली इन आर्मी। कभी आपको हेल्प के लिए बुलाया जाए कि आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको हेल्प करना है, तो आप वहां पे पहुंचे। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ये वर्ड, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ठीक है, ये चीज भी कहाँ पे लिखी गई है? ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। इसको लेके भी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी और रीजनल बेसिस पे भी हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा होता तो उन्हें समझ में आता कि भाई हमारा देश हमें इतना सब कुछ दे रहा है तो हमें भी देश को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर। या प्रिजर्व की जगह ना प्रोटेक्ट लिख दिया होता है और फिर वो गलत हो जाता है, तो इसको भी प्लीज याद रखना, ठीक है, कि ये प्रिजर्व है, प्रोटेक्ट नहीं। फिर लिखा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस, ठीक है, जो कि ये भी लोग एकदम जैसे दंगे होते हैं, है ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई आ तेरी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना शुरू, ठीक है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement.
ये आपकी ड्यूटीज हैं जो आपको एज अ सिटीजन हमारे देश को प्रोवाइड करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्टैटिक का क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना। मैंने फिर बोला आता है, ठीक है। रीजन है कि 50% से कम कट ऑफ जा रही है। रीजन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा श्योर होना बहुत, मतलब कि समझ लो कि बहुत कम लोग ही बहुत ज्यादा श्योर हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस वजह से अगर हाँ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप ले लो। ठीक है, अगर आपको आता है, आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको उस टाइम पर ये चीजें याद आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपनी ईगो को हर्ट मत करना। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी 15 सेकंड ले रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अब तक आपने पढ़ लिया होगा, है ना। देखो, जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है, जैसे जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, इनसे रिलेटेड आपने चीजें पढ़ी होंगी, तो ये आपको पता होगा ये दोनों करेक्ट है ना। बट बात यही फंस जाती है कि मद्रास महाजन सभा के फाउंडर कौन है, ये याद करना, और याद पढ़ा भी हो ना पढ़ा हो, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन उस टाइम पर हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत थी। ठीक है, ये नहीं थे। पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ सब कुछ बताना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट राधाकांता देव ही थे। ठीक है, इस एसोसिएशन को 1851 में बनाया गया। ठीक है, 1851 में बनाया गया, प्लस कहाँ पर बनाया गया, कैलकाटा में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो ये मद्रास महाजन सभा है, इसे 1884 में बनाया गया। ठीक है, किस किसने बनाया, बहुत सारे नाम इससे जुड़े हुए हैं, जैसे एम वीरा राघवा घवा चरियार चरियार, एक तो ये थे, प्लस आर, पहले ऐसे लिख दो, एस आर रामा स्वामी मुद मुद एक मिनट, मुदलियार, प्लस पी आनंद द चरलू। ठीक है, ये तीन थे जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। बस अब क्योंकि एक बार पूछ लिया गया, मैं फिर बोलता हूँ यार ये आ सकता है, फिर से ऐसे पेयर वाले क्वेश्चंस में ही आ जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, बाकी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन बिल्कुल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ही थे। इनके साथ एक और थे, मैं लिख देता हूँ, आनंद आनंद द बोस। ठीक है, ये भी थे जो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे। कब इसे फाइंड किया गया, 1876 में। ठीक है, प्लीज ये चीज आप याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर प्रॉपरली आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना। ठीक है, बाकी तो एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 38 पे। इसमें बोला गया है कि हमारे प्रियम्बल में इनमें से कौन से टाइप की लिबर्टी नहीं दी गई है, क्योंकि सारी लिबर्टी लिखी है, लिबर्टी 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 लिबर्टी, है ना। प्रियम्बल रट लो दिमाग में क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बोला गया है इनमें से कौन सी चीज नहीं लिखी हुई है, मतलब इनमें से कौन सी लिबर्टी नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, हमारे प्रीएम्बल में बहुत सारी टाइप की लिबर्टीज दी गई हैं, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट भी है। लिबर्टी ऑफ थॉट होगा तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी होगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी होगा, पर इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं भी बात नहीं की गई है। समझे इस चीज को? तो इस वजह से क्या है कि हमारे प्रीएम्बल में, इसका जो राइट आंसर है, हमारे प्रीएम्बल में ये गिवन नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। बट हमारा प्रीएम्बल हम बिना पढ़े आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने हमारे प्रीएम्बल की आपको फोटो सेंड करी है। ठीक है, फोटो यहाँ पे ऐड करी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। पांच चीजें दी गई हैं: सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंटी सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस कितने टाइप के है ये देखो, तीन टाइप के जस्टिस है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी कितने टाइप की है? 5 टाइप्स की है: थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ठीक है, 5 टाइप्स की है। इक्वालिटी कितने टाइप की है? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है। फ्रैटर्निटी जो है वो कितने टाइप की है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ फ्रैटर्निटी का तो मतलब आपको पता ही है, भाईचारा, है ना? दी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड दी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये जस्टिस और लिबर्टी पे फिर से क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना। फिर बोला गया, इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट कहां कहां हुआ वो यहाँ पे एडेड भी है। समझे इस चीज को? ये भी आप पढ़ना। ओके, वैसे भी प्रीएम्बल में कहाँ कहाँ कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं आपको वैसे भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो फिर हम स्टैटिक का पार्ट कवर करेंगे। अगर ऐसे सब कुछ कवर करने लगे तो एक ही क्लास 3-3 घंटे की होगी, है ना? बट हाँ, जब जो चीज आएगी उसे उसका सारा का सारा स्टैटिक का पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? अब जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। किससे रिलेटेड है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। क्या है क्या नहीं है इसे भी मैंने आगे बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा। 15 सेकेंड है, सोच लीजिए एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब तक आपने पढ़ लिया होगा, है ना? बोला गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। Chairman of Quality Council of India is appointed by the Prime Minister on the recommendation of industry to the government। बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पर आप इसमें यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, ये प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, बट ठीक है यार, इसलिए कहता हूँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें न्यूज़ में, क्योंकि ये करेक्ट है। हमेशा जब भी कोई भी काउंसिल आती है, कोई भी कुछ भी आ रही है, एजेंसी आ रही है, कुछ भी आ रही है, ये देख लो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। तो ये तो दोनों ठीक है, बट हाँ इतना सा करके आगे नहीं बढ़ना, थोड़ा समझ लो क्या है क्या नहीं। ठीक है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। अब 1996 से लेके इसको कितने हो गए? 2006 और 2016, 20 ईयर्स हो गए थे। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब भी 15, 20, 25 ईयर्स हो जाए तो उन चीज़ों को पढ़ लो। इसीलिए ये न्यूज़ में था, क्योंकि इसको 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे देख लेना। ओके। अब बोला गया है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पीपीपी मॉडल से बनी हुई थी, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये एक इंडिपेंडेंस प्लस ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। यही पहली स्टेटमेंट थी। ठीक है। इसके अंडर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने का मिलेगा कि ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसे रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन: असोचम, सीआईआई एंड फिक्की। ठीक है, FICCI। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है। और किस एक्ट के अंदर आती है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आती है। फिर मैंने बोला यार, जब भी आपको ट्रेड से रिलेटेड कुछ दिख जाए और इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ दिख जाए, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ दिख जाए, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ही देखने को मिलेगा, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है। आपको इस काउंसिल में 38 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, बट इतना कुछ पढ़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसका चेयरमैन होता है वो अपॉइंट किसके थ्रू होता है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है। कौन रिकमेंड करता है? जो ये इंडस्ट्री है, क्या नाम है इसका, इंडियन इंडस्ट्री है, उस वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं और उसके बाद इन्हें अपॉइंटमेंट किया, इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। ये करेक्ट है। ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये एक मैकेनिज्म बनाए, ठीक है, ताकि जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, जैसे एसोचम, सीआईआई, फिक्की, ये क्या कर पाए? ये असेसमेंट कर पाए किसका? प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का एंड उनके प्रोसेसेस का। ठीक है। आई होप आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। नाम में ही छुपा है, क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, उसको चेक करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। देखो, मैं फिर से कहूंगा, प्लीज करंट अफेयर के सेशंस को भी देख लेना। क्यों? मैंने उसमें सेम टू सेम, मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है। मैंने उसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करंट अफेयर्स को एनालाइज किया है, उसी तरीके से वहां पे क्वेश्चंस भी बनाए हैं, और उसी तरीके की डेली बेसिस पे जाके करंट अफेयर्स को ऐड किया है। ठीक है। तो आप उसे प्लीज देखना, आपको ही बेनिफिट होगा। अब देखो, यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से आपको मैं 30 सेकेंड दूंगा, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब तक आपने तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम क्या है? उन एरियाज तक फाइनेंस को पहुंचाया जा सके जहां पर फाइनेंस नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है। जहां पर लोगों को लोन्स नहीं मिल पा रहे, जहां पे लोगों को लोन्स की जरूरत है बट उनको लोन्स नहीं दिए जा रहे, तो वहां तक लोन्स को पहुंचाना। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिल्कुल ठीक है। टू एनकरेज द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली, यार देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बोला गया है, पर्पसेस बताने हैं, क्या पर्पस है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऑफिशियली इन्हें ऐड किया गया होगा, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट साइट्स में इनके बारे में मिलेगा। क्या वहां पर ऐसी चीजें लिखी होगी? टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। क्या सेमी अर्बन एरियाज में नहीं होगा? ठीक है। क्या अर्बन एरियाज में यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, अगर वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी चीज आ रही है ना कि पर्टिकुलरली दिस, पर्टिकुलरली ये कभी भी ऑफिशियली चीजें आपको नहीं देखने को मिलती। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप देखो कि यार क्या ऐसी चीजें हमें किसी ऑफिशियल लेटर पे देखने को मिलेंगी? नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ऐसी चीजें गलत होती है। हाँ, बिल्कुल वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है, रूरल एरियाज में भी करेंगे। बट ऐसा कुछ आपको प्रोविजन वहां पर नहीं देखने को मिलेगा जहां पर उसके प्रोसेस को लिखा हुआ, पर्पस को लिखा हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो मैं कहता हूं फिर से, जब वो स्टेटमेंट को बहुत छोटा करे, बहुत ज्यादा, ये समझो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा करने की कोशिश करें, आपको बता रहे हैं कि हाँ यही है, यही है। आप समझो उस चीज़ को, वो चीज़ें गलत दे रहे हैं, और ये मैं आपको पिछले 3 साल में बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ। तो वो एक्सट्रीम बना रहे हैं।
कि हाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स, और वो भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, रूरल एरियाज में ही ऐसी चीजें ऑफिशियली आपको नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये गलत है, हाँ उनको दिया जा सकता है बट नॉट explicitly added provision या added, ऐसे लिख देता हूं, नो explicit provision for रूरल एरियाज। आप खुद देखो यहाँ पे भी एरियाज थोड़े डिफाइन थे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स कहीं पे भी हो सकती हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर्टिकुलरली रूरल एरियाज की बात क्यों करेंगे, वहां के यंग एंटरप्रेन्योर्स की ही क्यों बात करेंगे, खुद सोचो यार, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं, आगे आने वाले सालों में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, मैंने आपको बता दिया कि उन एरियाज तक इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है जहां पर लोगों को मिल नहीं रहा, ठीक है। अब कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एस्टैब्लिश प्राइमरीली टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन by providing basic banking service to underserved and unserved segment of the population। ये आपको पहले ही बता चुका था मैं। ये प्लीज याद रखना कि ये कौन से कमेटी के थ्रू ऐड करे गए, नचिकेत मोर कमेटी। कौन सी, नचिकेत मोर कमेटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब किया गया, ये 2014 में, ठीक है। कब इन्हें सेटअप किया गया, अनाउंसमेंट एंड गाइडलाइंस वही है 2014-15 के बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ठीक है। फर्स्ट जो बैंक आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, 2016 में सेटअप हुआ। अब आपको समझ में आया क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए पूछा गया कि हाँ 2014 में इसकी बात कर दी गई थी कि सेटअप किया जाएगा, पर पहला जो बैंक बना स्मॉल फाइनेंस बैंक वो 2016 में बना, और इसीलिए इसके पर्पसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझे इस चीज को, प्लीज ये बात याद रखना, जो भी करंट अफेयर में 2025 में 2026 में चलेगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है। रेगुलेशन, कोर ऑब्जेक्टिव सब मैं आपको अभी समझा चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, ये याद रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। तो उसमें बहुत सारे बैंक्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन्हें भी सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना पड़ता है। ये क्या है क्या नहीं है आपको पता है, मैं आपको पिछले 30 क्लासेस में से 2 क्लासेस में ये बहुत ही डीप में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी पहले से देख रहे होंगे उनको पता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 40 क्वेश्चन हो गए ना आज के, वाह। देखो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आफ्टर 10 डेज इन्हीं क्लासेस को 10 की जगह 15 क्वेश्चंस कर दूंगा, ठीक है। रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि जनवरी एंड तक या फेब तक, मिड फेब तक आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए हो कम से कम 2 महीने, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी 10 डेज बाद, अभी थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, बट हाँ आफ्टर 10 डेज, शायद 10 दिसंबर से या उसके बाद, मैं क्या करूंगा, मैं 15 क्वेश्चंस पर डे कर दूंगा, ओके। तो उससे क्या होगा, आपकी चीजें जल्दी जल्दी कवर होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, है ना, और चीजें जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें लानी है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।